पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट गुस्से से कहता है, पता नहीं कैसे परवरिश है तुम्हारी, कैसे माँ बाप है तुम्हारे, तुम्हारे घर में सब ऐसे ही है क्या, घटिया और गिरे हुए। अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सुनकर चंचल को भी गुस्सा आ जाता है। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, खबरदार जो मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा तो वरना मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। और तुम्हें मुझसे परेशानी है तो मुझे जो मर्जी कहो, पर मेरे माँ बाप को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा भाई निर्दोष है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और ये बात मैं साबित करके ही यहाँ से जाऊंगी। सम्राट घुरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर सड़ती रहो यहाँ जिंदगी भर। ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है। चंचल उसे ही देख रही थी और फिर बेहद नफरत से अपना चेहरा फेर लेती है। शोभा जी अभी भी वहीं खड़ी थी। इस वक्त तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चंचल की तरफ देखती है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। तभी चंचल ने बीच में ही कहा, आप जाइए यहाँ से बड़ी माँ, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। शोभा जी ने उसे देखते हुए मन ही मन, जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, इतना तो भरोसा है मुझे तुम पर, लेकिन आज अगर मैं सम्राट से ये कहूँ तो वो कभी मेरी बात नहीं मानेगा। और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो सम्राट को सही गलत का एहसास करवा सकती हो। ये बात खुद मैंने महसूस किया है। तुम पहली हो जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफ होकर उसके सामने बोलने की हिम्मत रखती हो। पहली बार कोई लड़की ऐसी मिली है उसे। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कैसे कोई अपनी बेटी को लेने नहीं आता, कैसे भूल सकता है कोई अपने बच्चे को। ये बात तो मैं पता लगाकर ही रहूंगी। ये सोचते हुए वो एक नजर चंचल की तरफ देखती है जो एक कोने में बैठी कुछ गहरा सोच रही थी। उसके बाद शोभा जी भी वहां से चली जाती है। यहाँ सम्राट वहां से निकलकर आरोही के कमरे में जाता है। उधर वो नर्स अंजू सुमेर को सारी बात बताती है कि उसका प्लान फेल हो गया, उसे घर जाने के लिए कह दिया गया है। अब आरोही को खत्म करना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही सुमेर पूरा गुस्से से भर जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, एक काम नहीं कर पाई तुम, इतने दिनों से तुम वहां कर क्या रही थी। मैं क्या करती, मैं तो बस उस आरोही को इंजेक्शन देने ही वाली थी कि तभी उस लड़की ने आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। पता है कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाई हूँ। लड़की? कौन सी लड़की? सुमेर अपने माथे पर सिलवटे डालते हुए बोला, पता नहीं, मैं नहीं जानती उसे, पर अगर वो बीच में नहीं आई होती तो अब तक आरोही इस दुनिया से जा चुकी होती। सुमेर ने कहा, जहां तक मैं जानता हूँ सम्राट के घर में कोई लड़की नहीं है, एक नौकर है बिरजू और उसकी वो सो कॉल्ड बड़ी माँ और वो फटीचर रोहन। तो अभी ये नया कौन आ गया जिसने मेरा सारा खेल पलट दिया। तुम्हें कुछ तो पता होगा उसके बारे में, क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता मुझे, पर हाँ वो सम्राट उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, उसे रणवीर सिंह की पोती कह रहा था। व्हाट? ये सुनते ही सुमेर को तनु का ख्याल आता है, क्योंकि उसकी नजर में एक वही रणवीर सिंह की इकलौती पोती थी। और उस दिन की हरकत के बाद तनु ने सुमेर से बातचीत करना बंद कर दिया था। सुमेर उसका फोन कट करता है और तुरंत तनु को फोन करता है। दूसरी तरफ सम्राट आरोही के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखों में नमी थी, जान बसती थी उसकी आरोही में। आरोही को खोने का डर उसे अंदर तक हिला गया। सम्राट एक टक उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तू देख रही है ना क्या क्या कर रहे हैं लोग तुझे मुझसे दूर करने के लिए। उठ जा मेरे बच्चे, देख तरस गया है तेरा भाई तेरी आवाज सुनने के लिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ और तुझे मेरी कोई परवाह ही नहीं।
मैं जो बनना नहीं चाहता हूँ वो बनने के लिए मजबूर कर रही है ये दुनिया। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से में सब कुछ तबाह कर दूं, इससे पहले उठ जा मेरी बच्ची। ये बोलते वक्त उसका गला रूंध जाता है। बाहर खड़ी शोभा जी की आंखें भी नम हो जाती है। कितना अकेला हो गया था सम्राट। एक ही तो जीने का सहारा था उसका, आरोही, और वो भी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू वैसा नहीं है जो अब तू बन चुका है। कठोर और पत्थर दिल ये नहीं है तू। ये तो तुझे इस दुनिया ने बनाया है, पर अब और नहीं। अब तुझे बदलने वाली इस घर में आ चुकी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़की गलत नहीं है। कहीं ना कहीं गलत तो उसके साथ भी हो रहा है। इतने में शोभा जी का फोन रिंग करता है और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। सम्राट प्यार से आरोही के सिर पर हाथ फेरता है और अपने कमरे में चला जाता है। खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां से उसे वो लकड़ी का घर साफ नजर आ रहा था। उस घर की खिड़की में से कोने में बैठी चंचल भी नजर आ रही थी। उसे देखता हुआ सम्राट एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख देता है। उसकी जलती निगाहें चंचल पर से हट नहीं रही थी। वहीं चंचल एक टक जमीन को घूर रही थी। सम्राट उसे देखते हुए मन ही मन पता नहीं क्यों ये चेहरा देखने के लिए बेचैन होने लगती है मेरी नजरें। पर आज बेहद नफरत है मुझे इसी चेहरे से। साबित हो गया आज कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है और ये दुश्मनी शायद कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ चंचल मन ही मन, मुझे नहीं पता कि ये दुश्मनी कब कैसे शुरू हुई, पर इस दुश्मनी को खत्म मैं करूंगी। सम्राट सिंह राठौड़, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता था कि इस कठोर चेहरे के पीछे एक अच्छा और नरम दिल इंसान है, पर नहीं, इस बार भी इंसान को समझने में मैंने गलती कर दी। मेरी जिंदगी में जो भी आता है बस मुझे तकलीफ देने के लिए ही आता है। तुमसे मिलकर लगने लगा था कि तुम इस बेरहम दुनिया से सबसे अलग हो, पर नहीं, आज गलत साबित कर दिया तुमने मुझे। नफरत है मुझे तुमसे सम्राट सिंह राठौड़, इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोनों दिल में जलती ज्वाला से एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। पता नहीं कब तक ये दुश्मनी की आग जलने वाली है, कब तक एक दूसरे से नफरत करने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ भले ही तनु सुमेर से नाराज हो गई थी, पर वो उसे बेहद चाहती भी थी। सुमेर ने इस कदर उसे अपनी बातों में फंसाया था कि बस तनु के सिर पर तो सुमेर के प्यार का जुनून सवार था। इस वक्त वो उदास थी, अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है जो कि सुमेर का था। पहले तो वो फोन नहीं उठाती। सुमेर ने खींचते हुए कहा, ये बेवकूफ लड़की तो हाथ से निकलती जा रही है। नहीं नहीं, मैं इतना आगे जाकर पीछे नहीं हट सकता। कुछ सोचकर वो उसे मैसेज टाइप करता है। तनु के फोन पर मैसेज आता है। तनु ने मैसेज पढ़ना शुरू किया। जानता हूँ मेरी गलती है, इतनी बड़ी गलती कि मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। पता नहीं उस रात मुझे क्या हो गया था। एक तो यार तुम कितने दिनों के बाद मिलने आई थी, ऊपर से कितनी खूबसूरत लग रही थी। अब हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। नहीं रोक पाया खुद को, पर वो मेरी गलती है जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। पल पल मर रहा हूँ तुम्हारे बिना। मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि गलती ही ऐसी की है मैंने जिसकी सजा मैं खुद को देने जा रहा हूँ। कल सुबह अखबार में तुम्हें खबर पढ़ने को मिलेगी, एक पागल प्रेमी ने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। बाय। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये मैसेज पढ़कर तनु एकदम से घबरा जाती है और सुमेर एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो गया था। तनु झट से सुमेर को फोन करती है, पर उसका फोन तो बंद आ रहा था। कहीं सच में सुमेर अपनी जान ना दे दे। नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होगा।
बेचैनी से वो बोलते हुए सुमेर को फिर से फोन लगाती है, पर सुमेर ने अपना फोन बंद कर दिया था। यहाँ सुमेर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, अब आएगी चिड़िया उड़ते उड़ते। और यही होता है। तनु घर से सुमेर के पास जाने के लिए निकल जाती है। उसे तो ये पता था कि वो कौन सी जगह पर है, क्योंकि उसी पुल पर वो न जाने कितनी बार मिली है उससे। अपने घर वालों से, बाहर खड़े पहरेदारों से किसी तरह छुपते छुपाते हुए वो घर से बाहर निकल जाती है। बस छत पर खड़ी आरती जी उसे देख लेते हैं। यहाँ सम्राट फिर से आरोही के पास आकर बैठ गया था और वहीं बैठे बैठे सो गया था। वहीं चंचल अभी भी एक टक जमीन को घुरते हुए एक कोने में बैठी थी। इधर सुमेर तनु का इंतजार कर रहा था, तो वहीं तनु भी जितनी जल्दी हो सके सुमेर के पास जाना चाहती थी। हर कोई अपने ही उधेड़ बुन में लगा हुआ था, तो वहीं मुंबई शहर से कोसों दूर किसी अस्पताल में एक लड़का बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था। उसके सिर, एक टांग और दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी। पास में खड़ी नर्स उसका चेकअप कर रही थी। बेहोश पड़े लड़के के जहन में कुछ धुंधली सी तस्वीर घूम रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां इधर से उधर घूमने लगती है। उस नर्स की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए बाहर भागती है। कुछ लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और वो लड़की लगातार उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। वो खुद उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर इतने में कोई पीछे से आकर उस लड़की के सिर पर लोहे की रॉड से वार करता है। आरोही एक चीख के साथ उस लड़के को होश आ जाता है और वो आरोही का नाम पुकारता है। ये कोई और नहीं बल्कि समीर था। एक डॉक्टर भागते हुए अंदर आती है जो समीर का इलाज कर रही थी। समीर को पूरी तरह से होश आ चुका था और खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि उसकी यादें नहीं मिटी थी उसके जहन से। डॉक्टर उसके पास जाती है मुस्कुराते हुए, अरे वाह, आखिर आपको होश आ ही गया। पता है कितने दिनों से बेहोश थे आप? समीर मन ही मन, मुझे बेहोशी की हालत में न जाने कितने दिन हो गए। पता नहीं आरोही कैसी होगी, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया होगा उसके साथ। कहीं वो डॉक्टर चेकअप करने लगती है, पता है कुछ लोगों को आप नदी के किनारे बहुत बुरी हालत में मिले थे। जब आपको यहाँ लाया गया तो मैं भी हैरान रह गई। नदी का पानी तो उफान पर था, फिर भी आपकी सांसें चल रही थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अच्छा, आपकी ये हालत हुई कैसे? आप नदी में कैसे गिरे? वो डॉक्टर चेकअप करते हुए सवाल कर रही थी। समीर को कोई होश नहीं था। उसके दिमाग में तो बस आरोही घूम रही थी। समीर ने बीच में ही कहा, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे मुंबई जाना है, जितनी जल्दी हो सके मुंबई जाना है। रिलैक्स रिलैक्स, इतना प्रेशर लेना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल तो आप हिल भी नहीं सकते क्योंकि आपके टांग में फ्रैक्चर है, जिसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। समय ही तो नहीं है मेरे पास डॉक्टर, पहले से ही काफी देर हो चुकी है, पर अब मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो लगभग डॉक्टर से मिन्नत करते हुए बोलता है। नो नो मिस्टर, अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस चीज का परमिशन तो आपको नहीं दे सकती, पर हाँ, आप चाहे तो आपके घर वालों को यहाँ बुला सकते हैं। अब आप आराम कीजिए, कहकर वो डॉक्टर वहां से चली जाती है। समीर मन ही मन, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा मेरी गैर मौजूदगी में। वहां पर क्या हुआ है मुझे पता करना ही होगा। मेरे घर वाले वो तो मुझे तलाश कर रहे होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं। एक काम करता हूँ, घर पर फोन करता हूँ और सब पता करता हूँ। इतने में एक वार्ड बॉय उसके लिए खाना लेकर आता है। मुझे घर पर फोन करना है, वो भी जल्दी। कुछ ही देर में समीर अपने घर पर फोन मिला देता है। यहाँ हवेली में, यहाँ पर तो कभी शांति होती ही नहीं थी।
रणबीर सिंह तो समीर को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और इस बात पर सब घर वाले परेशान थे। समीर की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ तनु घबराई हुई थी, सुमेर के पास जा रही थी। उसको तो ये था कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं सुमेर खुद को चोट ना पहुंचा ले, पर उसे क्या पता था कि वो तो बस उसके जज्बातों के साथ खेल रहा है। वो तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो लगातार उसे फोन कर रही थी, पर हर बार की तरह सुमेर का फोन बंद आ रहा था। तनु ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। पुल से कुछ दूरी पर वो टैक्सी रुकवाती है, फिर वहां से पुल की तरफ दौड़ पड़ती है। सुमेर की नजर रास्ते पर ही टिकी हुई थी। उसे तनु दूर से आती हुई नजर आती है और शैतानी हंसी उसके होठों पर तैर जाती है। जैसे ही तनु उसके करीब आती है तभी वो नीचे कूदने का नाटक शुरू कर देता है और ऐसा दिखाता है कि वो बस नीचे कूदने ही वाला है। तनु जल्दी से जाकर उसे पीछे से पकड़कर खींचती है, जिसे सुमेर एक तरफ गिर जाता है और अपनी आंखों में नकली आंसू भर लेता है। तनु रोते हुए उसके पास जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे थे तुम? मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे? ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? सुमेर अपनी नकली आंसू बहाते हुए बोला, वैसे भी तो हर रोज मर रहा हूँ तुम्हारे बिना। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी नाराजगी नहीं। तो सोचा हर रोज मरने से अच्छा है एक बार में ही खुद को खत्म कर दो। वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बनते हुए बोल रहा था। तनु ने रोते हुए उसके सीने से लग जाती है, बोली, यू इडियट, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। तुम्हारे बिना जीकर मैं करूंगी भी क्या? सिली गर्ल। मन ही मन सुमेर बोलता है और तनु को अपनी बाहों में भर लेता है। लग जाता है एक बार फिर से अपने बातों में उसे फंसाने। यहाँ हवेली में फोन की घंटी बजती है। रणबीर सिंह फोन उठाता है। इससे पहले कि समीर कुछ बोलता कि फोन में से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, बाबूजी, कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए। कितने दिन हो गए, आप हर दिन कहते हैं कि समीर मिल जाएगा मिल जाएगा, पर मेरे बच्चे का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। कितना सब्र करूं मैं? मुझे तो लगता है कि उस सम्राट ने मेरे बच्चे को, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। करुणा जी ने भी रोते हुए कहा, हाँ, पता नहीं मेरा बच्चा किस हालत में होगा। वो सम्राट तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं उसकी बहन ने किसके साथ मुंह काला किया, किसके साथ नहीं, और भुगतना मेरे पोते को पड़ रहा है। एक तो उस मनहूस चंचल को भी उठाकर ले गया। पता नहीं मेरे समीर का क्या हालत किया होगा उसने। ये सुनते ही समीर के हाथ से फोन छूट जाता है। वो शौक रह जाता है। उसे समझ आ चुका था कि आरोही के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम उसके ऊपर आ गया और बदले में सम्राट चंचल को अपने साथ ले गया है। इतना कुछ हो गया। पता नहीं चंचल किस हालत में होगी। सम्राट कितना पत्थर दिल इंसान है, ये तो हर कोई जानता है। पता नहीं वो चंचल के साथ कैसा सलूक करता होगा। बस यही सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे अब कैसे भी करके वहां से जाना था। इधर एक बार फिर तनु को अपनी बातों में फंसा लिया था सुमेर। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, पता है आज कितना डर गया था मैं, जब मैंने सुना कि वो सम्राट रणबीर सिंह की पोती को उठाकर ले गया तो कितना डर गया था कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बट थैंक्स गॉड कि तुम ठीक हो, पर तुम यहाँ हो तो सम्राट किसे उठाकर ले गया? ये सुनकर तनु हकलाते हुए बोली, वो तो उसकी आवाज अटकने लगती है। सुमेर समझ जाता है कि कुछ तो बात है जो वो नहीं जानता। सुमेर ने कहा, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, शायद अब मैं तुम्हारा भरोसा खो चुका हूँ। उसने उदास होते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तनु फिर से उसकी चालाकी को समझ नहीं पाती।
और झट से उसे सारी बात बताना शुरू कर देती है। दरअसल वो चंचल को ले गया है। चंचल? कौन चंचल? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है। चंचल मेरे ताऊ जी की बेटी है। चंचल के पैदा होने के बाद ताऊ और ताई जी की मौत हो गई, इसलिए घर में उसे कोई अच्छा नहीं मानता। उसके बारे में बाहर किसी को भी ज्यादा पता नहीं है। उस सम्राट को लगता है कि उसकी बहन की हालत मेरे भाई समीर ने की है और इसी वजह से वो चंचल को ले गया है। और तो और समीर का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ये सुनते ही सुमेर ने मन ही मन, उस समीर का पता कभी नहीं चलेगा, वो तो कब का मर गया। और ये चंचल कौन है जिसका नाम इतना खूबसूरत है? पता नहीं वो खुद कितनी खूबसूरत होगी, कैसी दिखती होगी। वो जो भी हो पर पता करना पड़ेगा। वो अच्छे होने का दिखावा करते हुए बोला, तुम अपनी बहन को बहुत मिस कर रही होगी ना? फिक्र मत करो, मैं उसे सम्राट की कैद से ले आऊंगा। तनु ने मन ही मन, मिस? और वो भी उस चंचल को? कभी नहीं। पर हाँ, वो अगर वापस आ जाए तो घर के काम से छुटकारा मिलेगा। दादाजी भी खुश हो जाएंगे सुमेर से। ये सोचते हुए उसने खुशी खुशी चहकते हुए कहा, सच में तुम उसे ले आओगे? सुमेर ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे चंचल की एक फोटो दिखा दो। तनु ने कहा, घर जाकर सेंड करती हूँ, अब मुझे जाना होगा। सुमेर ने कहा, चलो मेरे साथ, और अगर सम्राट से जुड़ी कोई भी और खबर मिले तो मुझे बता देना, ताकि चंचल को लाने में आसानी रहे। सुमेर हर तरफ से उसे अपनी बातों की जाल में फंसा चुका था। रात गहरा हो गई थी। सम्राट आरोही के पास बैठे बैठे सो गया था। आधी रात को प्यास लगने की वजह से उसकी आंख खुलती है। वो उठता है, पास रखा पानी का गिलास अपने होठों से लगाता है। एकदम से उसे चंचल का ख्याल आता है। उसके कदम खुद ब खुद कमरे में लगी खिड़की की तरफ चले जाते हैं, जहां से चंचल साफ नजर आ रही थी। वो देखता है कि चंचल ठंड से सिकुड़ती खुद में सिमटी हुई एक कोने में बैठी है। उसने अपने पतले से दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ है, पर वो दुपट्टा कहाँ ठंड रोक पाएगा। सम्राट अपना चेहरा फेर लेता है, पर उसका दिल नहीं मानता। नजरें चली जाती है फिर से उस पर, क्योंकि सम्राट जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिल गवाही दे रहा था कि गुस्सा और सजा अपनी जगह और इंसानियत अपनी जगह। ठंड की वजह से चंचल को भी कहाँ नींद आ रही थी। अब तो उसने हल्का हल्का कांपना भी शुरू कर दिया था, पर तभी उसे महसूस होता है कि कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी उसे सम्राट के जूते की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखते ही वो घबरा जाती है। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, वो भी इतनी रात को? वो कसकर अपनी हाथों की मुट्ठी बांध लेती है। इतने में सम्राट उसके करीब पहुंचता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ कंबल उसके ऊपर डाल देता है। उसकी हरकत से चंचल हैरान रह जाती है मन ही मन। क्या है ये सम्राट सिंह राठौड़? पल भर में राक्षस तो पल भर में देवता। कंबल डालने के बाद सम्राट वहां से जाने लगता है। चंचल एकदम से उठते हुए बोली, हो क्या तुम सम्राट सिंह राठौड़? जब मुझे सजा ही देनी है तो फिर मेरी इतनी फिक्र क्यों? सम्राट के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, किसी गलत फहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। कल मेरी सजा के लिए तुम कमजोर ना पड़ जाओ, इसलिए। बाकी सम्राट सिंह राठौड़ क्या है क्या नहीं तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, कहकर वो वहां से चला जाता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।